आज हम इतिहास का वो अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, या यूँ कहें इतिहास को समाप्त करने जा रहे हैं, जिस ऐतिहासिक बिंदु के लिए हमने 16वीं शताब्दी से लेकर अभी तक के ऐतिहासिक बिंदुओं को पढ़ा था और समझा था। आज हमारा जो बिंदु होगा वो ये होगा कि जब भारत में संवैधानिक प्रावधान निर्मित किए जा रहे थे तो आखिर कौन सी ऐसी योजनाएं आई, कौन से ऐसे तथ्य हुए या कौन सी ऐसी स्थितियां बनी जिसकी वजह से हमें संविधान बनाने के लिए अनुमति प्राप्त हुई। क्योंकि पहले ही जवाहरलाल नेहरू बार बार कह रहे थे, गुलामों से आप गुलामी की अपेक्षा कर सकते हैं, गुलामों की आप स्वतंत्र संविधान की इच्छा नहीं कर सकते। क्यों? गुलाम के अपने स्वयं के कोई अधिकार नहीं होते जब तक उन्हें अधिकार प्रोवाइड ना किए जाए। इतना तक हम आपको पढ़ाएं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, और संविधान सभा के निर्माण से क्योंकि बार बार इसको ना तोड़ के पढ़ाना पड़े, ना किसी तरह से उसको करना पड़े, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि हम संवैधानिक प्रावधानों को अपने अकॉर्डिंग ही समझा पाएँ। तो वो कैसे हम अपने अकॉर्डिंग समझा पाएंगे, वो पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लेकर आएंगे, और हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर 1952 तक जाएंगे और देखेंगे कि पहली जो हमारी संवैधानिक बैठक है वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे। तो कहेंगे सर आप 46 से शुरू होकर 52 तक जा रहे हैं। हाँ, जाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान सभा कोई एक दिन का काम नहीं। संविधान सभा आज बनी और कल विघटन हो गया, ये संभव नहीं। तो पूरी संविधान सभा को आज हम लेकर बनाने जा रहे हैं और पूरी रूपरेखा हम पास रखेंगे। विश्वास रखिए, आज के बाद आपको संवैधानिक प्रावधान कभी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आता है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन प्रश्न यहीं से आता है, और यहीं से संविधान भी बिगिन कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से संविधान का प्रारूप प्रारंभ हो जाता है। सही शब्दों का संविधान आ गया। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अभी तक इतिहास जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं पहले वीडियो से लेकर अभी तक, उन सबको दिल से धन्यवाद। और जो लोग नहीं पढ़े हैं कृपया करके अपना जो बहुत कीमती समय है, कीमती समय इन द सेंस आप बहुत व्यस्त हो, पता है, उस व्यस्त शेड्यूल से कुछ समय निकालकर अपने भविष्य के लिए शुरू से लेकर अभी तक जितने वीडियो हैं उन्हें आप देख डालिए। आप विश्वास करिए, इतिहास में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ऐसे तथ्य हमको कंफ्यूज कर रहे हैं या ऐसी गलत है। तो कृपया करके जितने वीडियो पीछे हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर 1947 इतिहास पढ़ लीजिए। किसी परीक्षा में बैठ जाएगा, आपको 75% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, और 25 के लिए पीछे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उस बेस के आप यहाँ नहीं पढ़ सकते। जब तक आपको चंद्रगुप्त नहीं पता होगा, जब तक आपको कौटिल्य के बारे में नहीं पता होगा, अशोक के बारे में नहीं पता होगा, अकबर के बारे में नहीं पता होगा, दारा सिकोह के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप इतिहास को पढ़ेंगे क्या? आप बेवकूफ़ बना रहे होंगे। ठीक, आइए शुरू करते हैं अपना आज का बहुत मज़ेदार टॉपिक। थोड़ा सा टॉपिक लंबा है लेकिन अच्छा है, तो ध्यान रखिएगा। कई बार तथ्यों को हमें सुनना और समझना होगा। चलिए पृष्ठभूमि बनाते हैं और फिर आते हैं अपने टॉपिक। पृष्ठभूमि कहाँ शुरू करते हैं? 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन होता है या निर्माण किया जाता है, निर्माण ही कहेंगे, तो वहाँ पर याद करिए उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था कि एक वर्ग विशेष के अधिकारों का हनन न होने पाए। जिन्ना की सोच अपनी सही थी, अपनी सोच सही थी परिस्थितियों को देखकर, क्योंकि कर्जन ने तो रचा ही था और रचना में फंस भी गया जिन्ना साहब। चलिए कोई बात नहीं। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, आप याद होगा। वहाँ नरम दल गरम दल अलग हुए। क्यों अलग हुए? क्योंकि दोनों विचारधाराएं नहीं मिल रही। याद करिए 1920 में इलाहाबाद में एक अधिवेशन होता है। बीच के अधिवेशनों की जरूरत नहीं है। वैसे लखनऊ अधिवेशन 1916 पर्याप्त है आपके संवैधानिक निर्माण के लिए। आगे आएंगे। 1920 में एक इलाहाबाद अधिवेशन होता है, जहाँ पर आपको अच्छे से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लिखने वाले इकबाल साहब ने भारत की इबारत लिखी। 1930 आते आते लाहौर अधिवेशन के समापन के बाद, नेहरू रिपोर्ट के समापन के बाद, गोलमेज सम्मेलनों के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया था निम्नलिखितों के द्वारा 1934, और कहा गया था कि भारतीयों को
संविधान निर्माण करने के लिए स्वतंत्रता हम तभी दे सकते हैं जब वो डोमिनियन स्टेटस के लिए राजी हो जाए। हमने यहीं पर लिखितों में आपको डोमिनियन स्टेटस पढ़ाया। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग मोतीलाल नेहरू ने की, जिसका विरोध सबसे ज्यादा उनके पुत्र ने ही किया। आपको अच्छे से हम पढ़ा चुके। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ा विरोध किया था डोमिनियन स्टेटस को लेकर। तो डोमिनियन स्टेटस पर ही ब्रिटिशर्स क्यों रुके हर जगह? आप याद करें, अगस्त पर 100 डोमिनियन स्टेटस, क्रिप्स मिशन डोमिनियन स्टेटस, बेबल योजना डोमिनियन स्टेटस, कैबिनेट मिशन डोमिनियन स्टेटस। क्यों पीछे पड़े थे? आप जानिए वो क्यों पीछे पड़े थे डोमिनियन स्टेटस? क्योंकि वे चाह रहे थे आप स्वतंत्र हो जाओ, हमें कोई समस्या नहीं, नीचे की बॉडी स्वतंत्र रहेंगे, कमांडिंग बॉडी स्वतंत्र नहीं होगी। अरे भैया, जब कमांडिंग बॉडी स्वतंत्र नहीं होगी तो फिर काहे के स्वतंत्र नीचे वाले होंगे? वे तो स्वयं परतंत्र रहेंगे, काहे का डोमिनियन स्टेटस? तो कुल मिलाकर जब भी हमने संवैधानिक प्रावधान मांगे या जब भी हमने संवैधानिक स्वतंत्रता मांगी, तब तक उन्होंने हमको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि इसका डोमिनियन स्टेटस ले लो यार, क्या समस्या। और हम 1928 से चिल्लाते आ रहे हैं हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे 1930 में तो हमने पूर्ण स्वराज मांग लिया था यार, फिर डोमिनियन स्टेटस की क्या बात। चलिए, इसके बाद कहानी क्या बनती है। 1934 जो लखनऊ का अधिवेशन था, उसमें पहली बार संवैधानिक प्रावधानों की बात करी गई और इसी के अकॉर्डिंग लिखितों का एक प्रस्ताव आता है, इसे श्वेत पत्र कहते हैं। और उसमें पहली बार संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया के बारे में वर्णन मिला। संविधान नहीं मिलेगा, संविधान नहीं मिलेगा। इसके आधार पर भारत के लोगों के लिए एक भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा। ध्यान सुनिएगा। और भारत, देखिए क्या कह रहा है, भारत शासन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया। ध्यान सुनिए, भारत को कैसे रेगुलेट करना है ये ब्रिटिशर्स तय करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से, और उसके आधार पर 1937 में चुनाव होंगे। ये तय हुआ लिखितों के श्वेत पत्र में। यानी भारत में संवैधानिक प्रावधानों का प्रथम लेखा पत्र आप 1934 का लखनऊ अधिवेशन कह सकते हैं। समझ में आ गई ना मेरी बात? अब क्या होता है, 1934 के बिहार पर ही 1935 में पहली बार चुनाव होता है। सॉरी, 1937 में 35 के आधार पर, भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर 1937 में चुनाव होता है। और इस चुनाव में ब्रिटिशर्स को उनकी औकात समझ में आ जाती है कि भारतीय हमको पसंद नहीं कर रहे। क्यों भाई? 11 जो ब्रिटिश इंडियन थे, आप याद करिए, 3 तरह के राज्य थे। आप हम कई बार पढ़ा चुके। पहले वे थे जिसपे ब्रिटिश इंडियन राज थे, यानी जिन पर ब्रिटिश सीधा गवर्न करते थे, और वो गवर्निंग राज कितने थे? गवर्निंग कितने थे? 11। 1937 के चुनाव के दौरान कुल मिलाकर 5 जगह पर बहुमत में कांग्रेस आई थी, 3 जगह पर मिलीजुली सरकार बनाई थी। कुल मिलाकर 8 जगह कांग्रेस शासन कर रही थी। 3 जगह पंजाब, सिंध और असम, 3 जगह पर कौन कर रहा था शासन? मुस्लिम लीग कर रहे थे। बंगाल, सॉरी, बंगाल, सिंध और पंजाब। यहाँ पर मुस्लिम लीग वो भी चारों ओर का कड़ाहा जोड़कर सही सब लोग करें कि मिलीजुली सरकार। तो ब्रिटिशर्स को ये तो कंफर्म हो गया था कि अब ब्रिटिशर्स, और तीसरे कौन थे? कमिश्नरी राज केवल 4 हुआ करते थे। आपको अच्छे से पता होगा, कमिश्नरी राज को 4 हुआ करते थे, है ना। उन 4 कमिश्नरी राज्यों में चुनाव का प्रोसेस कैसा होगा हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 कमिश्नरी राज्य थे। इन सभी जगह पर ब्रिटिशर्स मुंह खा रहे थे देसी रियासतों को छोड़कर, क्योंकि उनको लालच दे रखा था ना, तो अपना राज्य बना लो, अपना देश बना लेना, तुम स्वतंत्र हो। और 16 महाजनपद जो थे मगध के समय, उनको उत्कर्ष, मगध के उत्कर्ष में 16 महाजनपद थे। उन्हें लग रहा था हर महाजनपद अपना एक देश बना लेगा, बेवकूफ। अब क्या हुआ? 1937 में चुनाव आने पर ब्रिटिशर्स को एक चीज समझ में आ गई कि हमारा और होने वाला क्या। केवल 28 माह ही शासन कर पाए, कांग्रेस शासन चला पाई राज्यों में। 1939 में 1 सितंबर को आपको अच्छे से पता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और यहाँ पर संवैधानिक गतिरोध आ जाता है। और संवैधानिक गतिरोध आता है, और इसी संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, याद करिए, गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं।
इधर व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। यहाँ 3 घटनाएं देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आता है, दूसरा अगस्त प्रस्ताव आता है। ध्यान सुनिएगा, अगस्त प्रस्ताव 1940 में वही डोमिनियन स्टेटस का राग अलापते हैं जिसको हम रिजेक्ट कर चुके थे। वो वहीं पर कहते हैं कि जब विश्व युद्ध समाप्त होगा तब हम आपको संविधान निर्माण की अनुमति देंगे। चलिए संविधान निर्माण की बात हुआ है। उधर मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 हो रहा, उन्हें सीधा पाकिस्तान चाहिए। और अगर उन्हें सीधा पाकिस्तान चाहिए तो आपके संविधान से उनको लेना देना नहीं है। पूरा पूरा स्पष्ट एकदम क्लियर सबसे चले जो भी हुआ, ठीक। अगर उनको जहां आप कोई बात रखेंगे वो विरोध करेंगे, क्योंकि उन्हें आपके संविधान से क्या लेना देना यार, उन्हें तो अलग पाकिस्तान चाहिए। चलो 1942 में क्रिप्स भाई साहब आते, स्टैफोर्ड क्रिप्स, आप याद करिए, चर्चिलवा ने जबरदस्ती भेजा था चर्चिल इसको क्रिप्स को, स्टैफोर्ड क्रिप्स को, और कहा था इनको खाली बरगलाए रखना, क्योंकि विश्व दबाव इतना ज़्यादा कि हम नहीं रोक पा रहे हैं, वहाँ जाना, इनको उल्लू बनाए रहना, इनको कैसे कैसे आप अपनी लोकल भाषा में बेलमाए रहना। अगर ये इसी बेलमाए रहेंगे तो इनका दिमाग नहीं जाएगा, और ये हुआ भी। लेकिन भारतीय बहुत चालाक थे, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि ये क्या करने आया, और उन्होंने क्रिप्स मिशन को न मुस्लिम लीग ने माना न कांग्रेस ने, दोनों के अपने अपने विधि साहब। क्रिप्स मिशन जब भारत में फेल हो गया तो चर्चिल की तो मौज आ गई। लेकिन 1942 के बाद भारत में स्थितियां तेजी से बदली। क्यों? क्योंकि इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के विरोध में किया गया। याद करिए, भारत छोड़ो आंदोलन के तुरंत बाद क्रिप्स मिशन को भेजा गया, कहीं ऐसा ना यहाँ विद्रोह फैल जाए। याद आया? उसी आधार पर भारत में फिर बेवेल को भेजा गया। इसी आधार पर भारत में जिन्ना साहब की नेहरू से पैक्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसी आधार पर भारत में पहले आम चुनाव 1945 में होता है, और उन आम चुनाव में एक चीज़ कंफर्म हो जाता है कि भारत में अब कुछ रोक नहीं पाओगे। फिर बेवेल योजना आ जाती है। याद है? और बेवेल योजना के बाद जब वो असफल होती है, यार बेवेल तो भैया लाउड स्पीकर पे अपनी योजना बना रहा था, है ना। उसके बाद ब्रिटिशर्स इस समय ब्रिटेन में, लंदन में चुनाव हो जाते हैं, वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी हारती है और लेबर पार्टी जीतती है। ध्यान सुनिएगा, संवैधानिक विकास में पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर आपका सारी। लेबर पार्टी का क्लीमेंट इटली आता है, और वो एक उदार व्यक्ति है, वो रूढ़िवादियों से अलग सोचता है और कहता है किसी भी उपनिवेश को हमें सताना नहीं चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। और वो भारत में कैबिनेट मिशन भेजता है। कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से लिखे कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे, और तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, फिर अपना टॉपिक भी। यस, अध्यक्ष था पैंथिक लॉरेंस, सदस्य था एवी अलेक्जेंडर, और वही चौकट स्टैफोर्ड क्रिप्स। लेकिन बेवेल है नहीं, लेकिन है। मैंने आपसे कहा था ना कि कड़ाहा भर दूध है, केसर दिख नहीं रहा लेकिन केसर है। क्रिप्स मिशन के लिए मैंने आपको कहा वही चीज यहाँ पर है कि बेवेल के पूरे दिमाग की उपज है, लेकिन बेवेल शामिल नहीं। बेवेल को भी भारत के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि वायसराय रह चुका है। क्रिप्स को भारत भेजा गया 1942 में, वो भी रह चुका, भारत की स्थिति वो भी अच्छे से जानता है। दोनों के भारत में होने पर कैबिनेट मिशन ने एक संशोधन को कन्फर्म कर दी कि चलिए हम संवैधानिक गतिरोध मान लेते हैं, और भारत में अब चुनाव होने चाहिए। चुनाव के बाद भारत में अंतरिम सरकार गठित हो गई। यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके। आज बताने जा रहे हैं कि अगर कहीं सरकारें बनती हैं तो संविधान के बिना सरकारें कैसे चलेंगी। बिल्किन हैंड याद करें, मैंने आपको पढ़ाया था, उसे चैलेंज किया था ना 1934 में। तुम्हारे पास का नहीं संविधान निर्माण करना, तो हमने 35 का बनाया था। आज फिर वही वक्त है कि हमें एक संविधान बनाना है, और उस संविधान में कौन कहाँ से होगा, कैसे प्रावधान होंगे, पूरी कहानी हम आप तक लेकर आएंगे। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो 20 मिनट आपको सुनाएंगे। अब यहाँ से किसी ने कमेंट किया था कि सर आप 10-15 मिनट तो यूं ही ले लेते हैं। बिल्कुल ले लेता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग वही पढ़ाऊँगा जो आपके लिए बेहतर है। हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे कि आओ और शुरू हो जाओ, इसकी तो मुझे ज़रूरत भी ना है। ये तो केवल वनडे के हिसाब से आपके लिए रखा, बाकी तो मैं आपको समझाएगा।
20 मिनट इसलिए ले लेता हूँ बेटा ताकि आपको पीछे का बैकग्राउंड पूरा क्रिस्टल क्लियर हो, तो आगे का समझ में आएगा। अगर हम यहीं से चलेंगे और कोई नया बच्चा देखता है तो उसे लगेगा मास्टर साहब घोड़ा है, उन्हें कुछ नहीं पता, खाली आकर कहानी सुना दी। मैं पूरा बैकग्राउंड 1906 से लेकर आ जाता हूँ, 1905 से लेकर आज तक, ताकि रोज आप कहानियों को दोहराएंगे, एक समय आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का मास्टर। तो चलिए, अब मास्टर होना तो आगे चुनाव के दौरान 1946 भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1934 में एम.एन. राव द्वारा किया गया था लखनऊ अधिवेशन के दौरान। 1940 में अगस्त पर सभा था, हम आपको सब पढ़ा चुके हैं, ये सारी कहानी हम आपको भी बता चुके हैं। 1942 में मिस्टर क्रिप्स आते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो तो केवल रचना थी उनकी। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, आपको अच्छे से पता है, अभी अभी मैंने बताया कि पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और कौन था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन लोगों का कैबिनेट मिशन आता है। और ध्यान सुनिएगा, जो संविधान सभा 1946 की गठित होगी वो वास्तव में कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं के आधार पर ही होगी। तो अगर आपसे पूछे संविधान सभा का गठन किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर ही हुआ। ध्यान सुनिएगा, अब जब गठन हुआ तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। तो कहेंगे सर सदस्यों का चुनाव क्या वोटिंग के माध्यम से होगा? पहले यही था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया जाए, लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता और बहुत ज़्यादा समय लगता तो ब्रिटिश कुटा जाते। तो उनको लगा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से हम सदस्यों को ले आते हैं, जनता चुनाव देगी, बहुत लंबा समय लगेगा। तो कौन कहाँ से आता है? कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। मैं ऊपर मिटाता हूँ और आगे चलता हूँ, इसके साथ है तो आप ले लें, अदरवाइज PDF आपकी उपलब्ध रहेगी। यस देखिए क्या है, 389 सदस्य होंगे किसमें? संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। तो सबसे पहला सवाल यही आएगा कि सर 389 सदस्य ही क्यों होंगे? क्योंकि कैबिनेट मिशन में हमने क्या कहा था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि आएगा, प्रतिनिधि नहीं, चुना हुआ व्यक्ति आएगा, ठीक, जिसको वहाँ की कैबिनेट भेजेगी। ऐसा सुनिएगा। और उस समय तत्कालीन समय में भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी? देखिए जीएस का क्वेश्चन बन जाएगा। संविधान निर्माण के समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। उसके अकॉर्डिंग सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 400 होनी चाहिए, ठीक। अब 400 में कई 11 प्रांत निकाल दो, 11 कौन वाले? जो ब्रिटिश इंडिया वाले हैं, तो कितने बचे? 389। ये 300 अब समझ में आएगा ना। 11 ब्रिटिश इंडिया द्वारा डायरेक्ट शासित होते थे ना, तो वहां पर तो आप जा नहीं सकते, तो वहां पर से तो चुने, वहां तो चुनी सरकारें ही होंगी। तो कुल मिलाकर कितने हैं? 389 सीटें। क्रिस्टल क्लियर। इन 389 सदस्यों में भी 292 सदस्य आएंगे ब्रिटिश इंडिया से। अब कहेंगे ब्रिटिश इंडिया मीन्स उन 11 प्रांतों से आएंगे 200, कितने? 292 सदस्य, यानी 11 प्रांतों से भेजे गए व्यक्ति होंगे जो अलग अलग जगह से चुनकर भेजे जाएंगे, यानी निर्वाचित होंगे। 4 कमिश्नरी राज्यों से आएंगे। अब ये कमिश्नरी राज्य अभी भी मैंने बताया जिन पर डायरेक्ट शासन नहीं होता बल्कि कमिश्नर का शासन चलता था। कौन कौन? दिल्ली राजधानी थी, अजमेर उस समय का सही शब्दों में कहा जाए तो डिफेंस का सबसे बड़ा सेंटर था, कुर्ग कर्नाटक दक्षिण भारत में अपने आप को जब बचा रहे, और बलूचिस्तान ताकि उधर से भी कोई आक्रमण ना होने पाए। तो ये 4 कमिश्नरी राज्य से 292 4 कमिश्नरी राज्य आएंगे चुनाव के द्वारा, और 93 मनोनीत होकर आएंगे। ये मनोनीत कहाँ से होकर आएंगे? देसी रियासतों से। ये देसी रियासतें जहर हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने अपने राजाओं के स्वार्थ और किसी को भेजने को तैयार हो जाते हैं, और इन्हीं देसी रियासतों का विलय करने का काम वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए, तो कुल मिलाकर 389 सदस्य होंगे। पेपर के लिए प्रश्न आते चलो बेटा। 389 में 292 प्लस 4 कमिश्नरी और 93 मनोनीत सदस्य होते हैं। चलिए जरा यहाँ ग्राफ को क्रिएट करते हैं। आपने क्या कहा? 292 आएंगे ब्रिटिश इंडिया से, 4 आएंगे कमिश्नरी से, और 93 आएंगे। तो 4 3 7 2 9 9 9 18 की 8 हासिला 1, ये आ गया 389 सदस्य। समझ में आ गया ना? इस प्रकार ये संविधान सभा का प्रारूप होगा। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और संविधान निर्माण की प्रारंभ हो जाता है, और पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे।
अब अध्यक्ष के लिए चुनाव होना चाहिए, कहा जैसे 389 सदस्य में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे वयस्क व्यक्ति थे, यूं कहें सबसे प्रौढ़ व्यक्ति थे उस समय, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अध्यक्ष बनाया गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ध्यान से सुनिएगा, पहली बैठक में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली बैठक में कुल 207 सदस्य ही शामिल हुए। अब आपका सवाल तुरंत आएगा कि सर अभी आप कहे थे कि 389 चाहिए, अब ये 207 ही सदस्य क्यों शामिल हुए? क्योंकि 73 सीटें, ध्यान से सुनेंगे, मुस्लिम लीग की इसमें शामिल नहीं है। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा को मानने से मना कर दिया, कहा कि जब हमारा इस देश में हमको रहना ही नहीं है तो कहे कि तुम्हारी संविधान सभा। 78 सीटों पर मुस्लिम लीग चुनाव लड़ी थी और 73 में विजयी होकर आई थी, तो 5 जो बची थी वो भी इसमें शामिल नहीं हुई। दूसरा, देशी रियासतों ने बहुत ज्यादा विचार नहीं किया, क्योंकि वो उसमें विलय का प्रस्ताव आ रहा था, तो उन्हें लग रहा था ऐसा राजा पर हमारा चल रहा है, तो वो लोग भी रुचि नहीं ले रहे थे। इस प्रकार कुल 207 सदस्य ही पहली बैठक में उपस्थित हुए, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? उसकी अध्यक्षता करी थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया क्योंकि उसके हित साधन नहीं हो रहे थे। उसे भैया अलग पाकिस्तान चाहिए, तो वो भी संप्रभु पाकिस्तान, तो वहाँ भी कहेगा संप्रभु साथ पाकिस्तान, आज तक तो तुम संप्रभु हो ना पाए। पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ सत्य को हमेशा दबाया जाता है, और यही समस्या है। अगर किसी राष्ट्र के सत्य को दबाया जाएगा तो जो नई जनरेशन है वो कोई सत्य जान ही नहीं पाएगी। और वहाँ पर ऐतिहासिक ऐसी, हम जैसे आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं ऐसा इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ जो सिविल की परीक्षा होती है, वहाँ इतिहास का पाठ्यक्रम ठीक शरीयत पर आधारित होता है। तो आप बताइए, लोकतंत्र की बात करते जबकि है लोकतंत्र ही, हम मानते पाकिस्तान में लोकतंत्र है, तभी पाकिस्तान है। अगर वहाँ का लोक सदन भी हटा दिया जाए तो पाकिस्तान को समाप्त होने में कुछ घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपस में लड़के मर जाएंगे, है ना। चलिए आते हैं, अगली अध्यक्षता होती है कब? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, 2 ही दिन बाद। अच्छा, ऐसा क्या पड़ गया कि तुरंत बना? क्योंकि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित नहीं थे, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। बात को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा में शामिल किए जाते हैं। और जब ये शामिल किए जाते हैं तो 13 दिसंबर को, ध्यान से सुनिएगा, 13 दिसंबर 1946 को एक नेहरू प्रस्ताव आता है। ध्यान सुनिएगा, ये नेहरू प्रस्ताव बहुत तेजी से पेश किया जाता है, बहुत अच्छे से बात रखी जाती है, लेकिन उसको सारे लोगों ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया, उसको स्वीकार ही नहीं किया। और नेहरू प्रस्ताव में था क्या? कि संविधान निर्माण करने के लिए आपस में लोगों द्वारा समितियों का निर्माण किया जाए और उनमें व्यक्तियों को अपने अकॉर्डिंग अध्यक्ष का पद दे दिया जाए। अब यहाँ पर लोगों के मन मुटाव यह कि मुस्लिम लीग है नहीं। अच्छा, चर्चिल ने कहा था कि एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है, मतलब मुस्लिम लीग है ये नहीं, तो काहे का संविधान बना रहे? बात को तो खारिज करेगा ही। तो कहते थे एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है, तो चलिए दुल्हन को बनी रहने दीजिए। तो 13 दिसंबर को जो नेहरू प्रस्ताव आता है उसको सबको खारिज कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये बकवास की बात है, हमें तो केवल और केवल एक संविधान निर्माणी संस्था तैयार करनी है। ठीक, अब जरा देखिए, यहाँ पर पदार्पण होता है अम्बेडकर जी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें सुनिए। अम्बेडकर जी जो कि बॉम्बे के क्षेत्र, आपको अच्छे पता है कि दक्षिण भारत में बड़े सब कुछ नहीं हुआ। बॉम्बे से वो चुनाव नहीं लड़े या हारे, वो अगला चुनाव लड़े बंगाल से, और बंगाल से एक स्थान है जैसुर कुलान। क्या है? जैसुर कुलना से वो चुनाव लड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो जैसुर कुलना से चुनाव लड़ते हैं और ये है पश्चिम बंगाल की सीमा या वेस्ट बंगाल की ये सीमा। ध्यान से सुनिएगा, ये वेस्ट बंगाल की सीमा है। और बंटवारे के समय, बंगाल के बंटवारे के समय, ये यूँ कहे कि आपस में उस समय जो बंगाल की स्थितियाँ थी वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। तो जो ये जैसुर कुलना था ये चला गया कहाँ? तत्कालीन बांग्लादेश। और जब बांग्लादेश में चला गया तो वो जो सदन में चयनित होकर आए थे, तो जब वो पोर्शन ही बांग्लादेश में चला गया तो उनकी सदस्यता भी समाप्त। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कुल मिलाकर अब अम्बेडकर साहब सदन के सदस्य नहीं रहे।
संविधान सभा में शामिल होने लायक नहीं है। बहुत इसको समझिए, क्योंकि जिस पोर्शन में वो रहे के सदस्य बने वो पोर्शन चला गया बांग्लादेश में बंटवारे के समय। आप कहेंगे सर 71 में बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, नहीं, क्योंकि इसकी पहले ही पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल में कर्जन विभाजन कर चुका था। तो क्योंकि वो पोर्शन हमें शामिल नहीं था और इसी को लेकर तो कैबिनेट मिशन में खेल खेला था कि कुछ पोर्शन बंगाल असम इनको मिलाकर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में हो गया, तो वो चला गया पश्चिम पाकिस्तान में, ध्यान सुनिए कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। और जब पश्चिम पाकिस्तान में चला गया तो वो पोर्शन जब हट ही गया उनसे तो काहे के सदस्य हो गए। आप क्या समस्या है इधर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा कि यार अगर ये नहीं रहेंगे तो संविधान निर्माण में तो नरक हो जाएगा। और क्यों नरक हो जाएगा वो समझिए। एक ICS ऑफिसर थे BN राव। BN राव साहब एक ध्यान रखिए कि संविधान सभा से उनका कोई लेना देना नहीं, वो केवल प्रस्ताव बनाने वाले व्यक्ति हैं। अगर वो कहा जाए कि प्रस्ताव का निर्माण किसने किया था तो वास्तव में संविधान का पूरा जो प्रपोजल था वो बनाया था BN राव ने। एक वो सिविल सर्विसेज से थे, उनका कोई लेना देना था। अच्छा इसी समझे रहिएगा, BN राव साहब का कोई लेना देना नहीं है हमारे संविधान से, वो केवल ICS है। उन्होंने प्रस्ताव बनाया, ध्यान सुनेगा, एक प्रारूप बनाया, फॉर्मेट बनाया, एक डिजाइन बनाया किसका? संविधान का। बहुत योगी व्यक्ति थे, बहुत योगी व्यक्ति थे। कुछ लेना भी नहीं था उनको संविधान सभा से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को पैसा मिलने वाला, उनको कुछ नहीं लेना था। वो जो प्रस्ताव था वो सही है कि गलत नहीं है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा क्या है। हम लोग कहा कहते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आपको पता भी नहीं प्रारूप समिति क्या है। प्रारूप समिति इस संविधान का नहीं है। मैं फिर रिपीट कर दूं, जिनको दिमाग में खुजली पड़ रही हो कि संविधान निर्माण साहब ने किया, नहीं, पहले देखिए पूरी सच्चाई समझिए। प्रारूप समिति ये वो प्रारूप समिति है जिसे BN राव साहब ने बनाया था और ये देखना था सब लोगों को कि ये जो प्रपोजल है ये सही भी है या गलत है। ये संविधान का इससे लेना देना नहीं, बल्कि एक प्रपोजल एक BN राव साहब के द्वारा बनाया गया है, वो सही है कि नहीं है, उसकी प्रारूप समिति है। इसलिए ये न कहें कि जो वर्तमान संविधान है उसका प्रारूप समिति है। क्लियर कर लीजिएगा कौन सा समिति है जिसको BN राव साहब ने बनाया। आप देखिए कहानी क्या है आगे मेरी बात समझ में। BN राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे ना। अब जरा कहानी सुनिएगा। ये चीज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद BG खेर साहब से कहते हैं। और BG खेर कौन है? इस समय बॉम्बे के प्रधानमंत्री। आप तेरे पहले मुख्यमंत्री के स्थान पर क्या शब्द यूज किया था? प्रधानमंत्री। ये कौन है? वही 11 ब्रिटिश इंडिया वाले, वहाँ के प्रधानमंत्री थे BG खेर। BG खेर को चिट्ठी भेजी जाती है और कहा जाता है कि आप अपने यहाँ से अम्बेडकर साहब को जिताओ, क्योंकि बिना अम्बेडकर साहब के संविधान में बेड़ा पार नहीं होगा। और अब आपको सल्यूट करना चाहिए अम्बेडकर साहब को कि उस बंदे को भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा संविधान आते थे। बहुत योग्य व्यक्ति थे, मैं तो दिल से उन्हें सल्यूट करता हूँ और आप सबको करना चाहिए। जहाँ सत्य है वहाँ सत्य है, जो सत्य है उसी रूप में एक्सेप्ट करिए। अम्बेडकर साहब की मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, आप खूब बड़ी बड़ी बातें करो। गांधी जी कितने भी योग्य हों बैरिस्टरी किए थे, नेहरू जी कितने भी योग्य हों, ये जयकर साहब कितने हों, मुंजे साहब कितने हों, कुंजरू साहब कितने हों, जितने भी लोग हों, लेकिन आप स्पष्ट जान लो कि जितना संवैधानिक जानकारी अम्बेडकर साहब को थी उतना किसी को नहीं थी। अब मेरी बात समझिए, अनटचेबिलिटी इन इंडिया एक क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है जरा एक लाइन सुनिए, मैं क्लास पे आ जाता हूँ। उसमें लिखा है कि अगर किसी गंदी जगह को साफ करना है तो बिना उसमें पैर गंदे किए आप उसको साफ नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे सर इतना बड़ा गंदगी हो तो आप साफ कर ले जाएंगे, और अगर गंदगी अपार हो तो। और उस समय गंदगी का अभिप्राय था भारत में फैली पूरी थी। तो अगर विश्व के सभी संविधान नहीं पढ़े होते तो मौलिक अधिकारों के बारे में जानते कैसे लोगों को जागरूक करते कि तुम्हारे जीवन जीने का अधिकार भी है, तुम्हें सांस लेने का अधिकार है, तुम्हें खाना खाने का अधिकार, तुम्हें बात रखने का अधिकार है, तुम्हें सम्मानित जीवन जीने का अधिकार, ये कहाँ से पता चलता? तो उन्होंने संविधान इसलिए नहीं पढ़े थे, उन्हें बहुत विद्वान बनना था, बल्कि इसलिए पढ़े थे ताकि लोगों को एक अच्छा जीवन दे सके, लोगों को सोचने समझने की क्षमता दे सके। मैं आपको पढ़ाया करता हूँ और बहुत बार चिल्ला के पढ़ा चुका हूँ कि ये जो शिक्षा है ना, वो हमेशा चिल्लाया करते थे कि शिक्षा रूपी सिंघनी का जो दूध पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। और आपके पास ये अवसर था कि हम जितनी ज़्यादा गेन कर लें शिक्षा, ज्ञान कहीं से मिले, किसी रूप में मिले, आप
उतनी ज़्यादा आप दहाड़े दहाड़े मतलब अपने अधिकारों की बात आप रख पाएंगे, अपनी अपनी अच्छा जीवन जीने के लिए आप तैयार पाएंगे, एक बढ़िया क्लासिकल लाइफ जी सकते हो। जब बरसाते आपको अपनी अधिकार पता हो, मुझे कैसे शिक्षा लेनी, कहाँ से शिक्षा लेनी, कैसे अपर पे जाना है, कैसे ऊपर फलक पे जाना है, ये सारा कुछ डिसाइड होगा तब जब आप अपने अधिकारों पर। और ये अधिकार अम्बेडकर साहब अच्छे समझे, और ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत अच्छे समझे। हाँ सुन लीजिएगा मेरी बात। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर बीजी खेर ने उस समय ऊना के क्षेत्र में जयकर साहब हुआ करते थे सदस्य। जयकर साहब से इस्तीफा दिलवाया जाता है, यहाँ से सुन लीजिएगा जिन्हें नहीं पता। जयकर साहब से इस्तीफा दिलवाया जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संविधान सभा चुनाव 1946 इस पुस्तक में लिखा है, मैं पूरी कहानी सुना रहा हूँ। जयकर साहब को इस्तीफा दिलाकर अम्बेडकर साहब को वहाँ से खिंचवाया जाता है और फिर उनको संविधान सभा में भेजा जाता है। तो अम्बेडकर साहब का ये था ट्विस्ट, और ऐसे आगे कहाँ संविधान सभा में, जबकि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब देखिए, अब संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने हुए? 12 अधिवेशन हुए। ध्यान से सुनेंगे, आप कहेंगे सर किताबों में 11 मिलता है, 12 अधिवेशन क्यों? क्योंकि एक अधिवेशन तब होगा जिस दिन संविधान के आंशिक संविधान लागू होगा, समझे? 26 नवंबर 1949 वाला अधिवेशन भी शामिल करेंगे तो 12 हो जाएंगे। अदरवाइज संविधान निर्माण के कितने थे? 11, लेकिन परीक्षा में आए तो 12। कुल संविधान सभा महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। और प्रथम अधिवेशन में कितनी महिलाएं शामिल थी? कुल मिलाकर 9। ध्यान सुनेगा। और एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अय्याज रसूल। पेपर में आया था और सबके सवाल गलत थे। बेगम अय्याज रसूल ये थे, पहली महिला थी जो संविधान सभा में शामिल हुई। ध्यान सुनेगा। इसका प्रारूप बनाया था बी.एन. राव ने, मैंने अभी भी आपको बताया है। ये संवैधानिक सलाहकार थे। इसकी जांच के लिए 7 सदस्यों की, नोट करेंगे, 7 सदस्यों की प्रारूप समिति थी। सदस्यों की प्रारूप समिति, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहूँ, संविधान की प्रारूप, अभी संविधान बना कहाँ है, तो कहे का प्रारूप समिति थी। और ये प्रारूप थी कौन सी? जिसको बी.एन. राव साहब ने एक प्रपोजल बनाया था, और हमें ये चेक करना था कि बी.एन. राव ने ये प्रपोजल बनाया वो सही है या गलत। तो ये ना कहेंगे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की, नहीं जी, बी.एन. राव ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसकी समीक्षा करने के लिए 7 सदस्यों की समिति बनाई गई, जिसको ये देखना था कि ड्राफ्ट सही है या नहीं। ये अपन क्लियर क्लियर कीजिए। बी.एन. राव साहब के प्रस्ताव को जांचने के लिए 7 सदस्यों की जो समिति बनी, इसके अध्यक्ष हैं अम्बेडकर साहब। आया समझ में नहीं बात? इसके अध्यक्ष हैं अम्बेडकर साहब, और इन्होंने ही बाद को प्रारूप समिति की चीजों को पूरी तरह से सही माना, और उसी के आधार पर ड्राफ्टिंग हुई भारतीय संविधान। चलिए आगे चलते। होता क्या है, जहां होता जा रहा मैं आगे चलता जा रहा हूँ, मिटाता चलता हूं। आगे क्या होता है, जब संविधान में बहस शुरू हुई, तेजी से काम हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। बाकी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, कितनी दिन डिबेट चली, कितने सत्र चले, कब रात में चले, कब दिन में चले, पूरी कहानी संविधान के समय में। यहाँ पर हमें केवल संविधान सभा की बात करनी है, ठीक? ये टॉपिक इतना लंबा हो जाएगा, 4-6 घंटे चले जाएंगे। आइए, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू कर दिया गया, और इस दौरान किताबों में मिलता है कि 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। अब देखिए, बी.एन. ग्रोवर साहब लिखते हैं 15, यूनिक में आते हैं 15, और लूसेंट में तो 15 लिखे ही हैं। लेकिन अगर आप डी.डी. बसु पढ़ रहे हैं, आप सुभाष कश्यप पढ़ रहे हैं, तो आपको उनमें मिलेगा 16 अनुच्छेद लागू हुए। क्यों? ये जो 15 अनुच्छेद थे, उसके अलावा भी एक अनुच्छेद था, वो अनुच्छेद था जिसमें इन सबको लिखा गया था, वो अनुच्छेद था 395। उसमें संविधान लागू होने की प्रक्रिया बताई जा रही थी, तो इसको भी अगर शामिल कर लिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 16 अनुच्छेद हो जाएंगे, जिनको आंशिक तौर पर लागू कर दिया गया। अब क्या कारण था कि सभी नहीं लागू किए गए? क्योंकि भारत में तुरंत ही लड़ाई शुरू हो गई, और जब लड़ाई शुरू हो गई 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ ना, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949। तो ये इसलिए था क्योंकि आपस में युद्ध शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। हम नहीं मानते इस चीज को, ध्यान सुनेगा।
इसी दिन विधि दिवस या 26 नवंबर को ही संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा विधि दिवस को साफ करें। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ तो 16 अनुच्छेद उस एट द टाइम लागू कर दिए गए, जबकि पूरा संविधान 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती और 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू। अंतिम बैठक कब होती? 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। और ध्यान करिए, इस बैठक में जब संविधान बनकर तैयार था, पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं, सॉरी जवाहरलाल नेहरू करते हैं पहला हस्ताक्षर। और कब करेंगे? रात को 12 बजे। मैं इसकी कहानी जब पाकिस्तान विभाजन पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। तो पहला हस्ताक्षर करते हैं जवाहरलाल नेहरू और अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी सदस्यों के साइन पूरे पेज पे करवाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर संविधान 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई किसकी? संविधान सभा की, और संविधान पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अब संविधान सभा जो थी, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा यहाँ पर बहुत ध्यान से सुन लीजिए। संविधान सभा 2 तरह के काम करती थी, ध्यान सुन लीजिएगा। संविधान सभा 2 तरह से काम कर रही थी। क्यों? पहला संविधान का निर्माण और दूसरा संसद के रूप में। आप कहेंगे संसद के रूप में क्यों? क्योंकि संसद के रूप में अगर नहीं होगी तो किसी सदस्य को रखना, किसी सदस्य को निकालना, ये कौन? इसका किसका? ये सदन का काम है, सदन तो है नहीं। तो वही संविधान सभा, जैसे मान लीजिए सुबह बैठक होनी है तो सुबह वो संविधान निर्माण की कार्य, और अगर शाम को सदस्यों का निष्कासन या किसी को लाना, कोई बैठक करना, किसी बात पर चर्चा करना, तो वो संसद का काम करते थे। तो वही संविधान सभा संविधान निर्माण भी करती थी और वही सदन का काम भी कर रही थी। तो ये नहीं कहेंगे कि ये सब सदन कहाँ से आ गया, क्योंकि अभी तो हमारा संविधान पूरी तरह से लागू ही हुआ। तो एक तरफ कहेंगे वो संविधान निर्माण भी कर रही थी और दूसरा वो संसद का काम भी कर रही थी, वही सदन। तो जब वो संविधान निर्माण का काम करती थी तो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? अम्बेडकर साहब। ध्यान सुनिएगा, जब संविधान के निर्माण में जब संविधान निर्माण का काम होता था तो उसकी अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब वही संसद के रूप में काम करती थी तो जीवी मावलंकर साहब अध्यक्षता क्या करते थे? वो आप इस पर समझ लीजिए। जो संविधान सभा में 389 सदस्य हैं, जब ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया कर रहे होंगे तो उस समय उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। और जब वही संसद के रूप में काम करेंगे तो आप कहेंगे संसद के रूप में क्यों काम करेंगे? अरे भैया, संसद के रूप में नहीं काम करेंगे तो राज्यसभा लोकसभा इनका निर्माण करेंगे कैसे? उसकी बात कैसे जानेंगे कि लोकसभा के दायित्व क्या है, राज्यसभा के दायित्व क्या है, तो किसको रखना, किसको हटाना है, किसके ऊपर कौन सा आक्षेप है, कौन सा विक्षेप, सब तो संसद ही करेगा ना। वही बजट पास करेगा। संविधान सभा का पास वही बजट है नहीं। और बाकी अब और ब्रिटिशर्स सब यहाँ से जा चुके हैं, 15 अगस्त 1947 बीत चुका, तो अब यही नहीं कैसे ब्रिटिशर्स देंगे। तो आपको सदन भी चाहिए और संविधान निर्माण भी चाहिए। तो वही संविधान सभा 2 तरह से काम कर रही थी। एक समय संविधान निर्माण करती थी, दूसरे समय संसद का काम करते थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऐसे ही नहीं लग गए, बहुत लंबी प्रक्रिया है जी। अब क्या हुआ? अब इसमें जब संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान लागू हुआ, हस्ताक्षर हो गए, सब हो गया, अंतिम अभिभाषण हो गया शुरू। अभिभाषण जानते हैं? अब सब लोग एक दूसरे को एक्नॉलेज करेंगे, यानी बताएंगे किसने क्या किया। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करके बता दूँ जो मैंने यूनिक से नोट करी है। वो क्या है कि संविधान सभा क्या थी, अपने अपने विचार। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, आज मुझे बहुत खुशी है, मुझे गर्व है कि मैंने अगर अम्बेडकर साहब को सदन में नहीं बुलाया होता तो शायद मेरी दुनिया की सबसे बड़ी भूल होती। इसलिए अम्बेडकर साहब का सदन में आना इस संविधान सभा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था, सबसे अच्छा दिन था। और वही कहते हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद की अम्बेडकर साहब एक दक्ष पायलट हैं जिन्होंने पूरी संविधान सभा निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह से अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। तो दक्ष पायलट किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था उनको दक्ष पायलट। साथ ही उन्होंने कहा था, चर्चिल जो बेहुदा क्या कह रहा था कि एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है, वो कहता है केवल एक जाति की सभा है ये संविधान सभा एक जाति की सभा। ये कौन कहता है? चर्चिल कहता है। और दूसरा कहता है हिंदुओं की सभा है ये संविधान सभा, जो है वो हिंदुओं की सभा। क्यों? और पाकिस्तान को जला दो जी भर के। और ये कहता है साइमन, याद करिए वही साइमन जो कुटाया था 1927 में।
दूसरा, ऑस्टिन कहता है यहाँ संविधान सभा का मतलब केवल कांग्रेस है, क्योंकि इसकी दुल्हन तो गायब है, यानी मुस्लिम लीग का कोई लेना देना नहीं है। तो ऑस्टिन कहता है कि यहाँ संविधान सभा का मतलब केवल और केवल कांग्रेस है, जनता से कोई लेना देना नहीं। और अम्बेडकर जी के लिए के.वी. राव ने साहब ने कहा था कि संविधान के जनक ही नहीं बल्कि वो जननी भी है। और हम भी मानते हैं और आप सबको मानना चाहिए कि आज जिस सरकार की आप कल्पना कर रहे हो, जिस संविधान की आप कल्पना कर रहे हो, उसका ड्राफ्ट बनाने के लिए अम्बेडकर साहब कई रात सोए नहीं। आप उनकी जीवनी पढ़िए, विश्वास करिए अंत तक आपके आंसू भर जाएंगे। हो सकता है कि अम्बेडकर जो एक धारावाहिक आ रहा किसी टीवी पर, अम्बेडकर एक महान व्यक्तित्व के रूप में, उसमें कहानियाँ बड़ी छोटी छोटी हैं, उसको देखकर अगर आपको गुस्सा आता है तो बहुत छोटा नाटक बेटा। अगर वास्तविक दिखा दिया जाएगा तो आप टीवी तोड़ दीजिएगा या अपने पूर्वजों को गरियाइएगा, हाँ निसंकोच गरियाइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? एक अच्छे योग उस समय तो नहीं थे, छोटे योग, लेकिन जब योग हो गए तो भी उन्हें कोई नहीं एक्सेप्ट करता, उन्हें डिनाई करते थे सब लोग। उन्हें इस चीज़ का बड़ा मराल था। तभी उन्होंने कहा था कि पैदा तो हिंदू हुआ हूँ लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं। मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि मेरा भाग्य ऐसा था, लेकिन मैं गरीब मरता हूँ, इसके लिए पूरी जिम्मेदारी मेरी। किसने रोका था तुमको अच्छा बनने, किसने रोका तुमको अमीर बनने से? तुमने खुद अपने आप को रोका। अम्बेडकर साहब की दो चीज़ें रट लीजिए, मैंने अपने जीवन उतारी, आप भी उतार लीजिए। कहा जाता है जो कुछ दुनिया में लिखना था वो सब लिखा जा चुका, अब आवश्यकता है वो लिखे हुए को अपने अमल लाने की। और अमल कोई नहीं करता, इस दुनिया कोई सुनना नहीं चाहता, बोलना हर कोई चाहता है। लेकिन अगर बोलना चाहते हो तो सुनना सीखो। अम्बेडकर साहब के साथ यही कहता हूँ मैं कि अम्बेडकर साहब से जैसा लीजेंड व्यक्ति नहीं था और शायद इस दुनिया में नहीं हो। अगर उन्हें बोधिसत्व कहा जाए तो मैं तो उन्हें सल्यूट करता हूँ, और उनके जज्बे को और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम सबको सराहना करनी चाहिए। यहाँ जाति धर्म संप्रदाय माने नहीं, और जो जाति के ठेकेदार हों उनके लिए संविधान में कोई स्थान नहीं बनता, क्योंकि हमारी पहली लाइन धर्म, वंश, लिंग, जाति सभी आधार पे कोई भेदभाव नहीं है। ये अम्बेडकर साहब का है। तो इतने महान व्यक्तित्व ने इतना बड़ा संविधान निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, लेकिन आप केवल ये कह दें अंत में कि पूरा संविधान अम्बेडकर साहब ने बनाया, ये उचित नहीं। 389 सदस्य थे यार संविधान सभा, सब अपना अपना काम कर रहे थे। ड्राफ्टिंग का काम भी, अच्छा मैंने आपसे कहा प्रारूप समिति संविधान की नहीं थी, पी.एन. राव समिति जो बनाए थे प्रपोजल उस पर था। तो अम्बेडकर साहब दिशा निर्देशक थे, बाकी काम अपने अपने विभागों का अपने अपने लोगों ने किया। लियाकत अली साहब बहुत अच्छा काम किए, आप बच्चे से रफ़ी अहमद किदवई बहुत अच्छा काम किए। बहुत लोग थे उस सदन में जो एक से एक योग थे और अपने अपने विषय के जानकार थे, सारे के सारे लोग उसमें शामिल। तो मुझे लगता है अब संविधान सभा में कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। इस प्रकार संविधान सभा का निर्माण होता है और भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी करनी है। अब न कहना कि संविधान निर्माण को नहीं आता। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जल्दी से देखिए, पूरी प्रक्रिया किस तरह। जहाँ कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बताइए, मैं आपके प्रयास करूँगा कि आप सारे तथ्यों को स्पष्ट तौर पर पहुँचा सकें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बहुत जल्द हम आज़ाद होने वाले हैं और आप भी आज़ाद होने वाले हैं। हो सकता है 10 अक्टूबर क्लब क्लासेज आपकी शुरू हो जाएंगी, ऑफलाइन क्लासेज, ये ऑनलाइन क्लासेज ऐसे ही चलाता रहूँगा जब तक मैं प्रयास करूँगा आपके लिए अच्छी चीज़ें हम लाते रहें। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल आज इतना ही, जय।